हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्वन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सिर्फ एक ही वीडियो में देखेंगे। ठीक है, पेपर आप लोगों का बहुत ही ज्यादा नजदीक है, आपके सिर पर है। तो 22 फरवरी को जो आप लोगों का हिंदी का पेपर आएगा ना, उसके लिए हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और जो आप लोगों का हिंदी का 70 नंबर का पेपर आता है, आप 70 में 70 नंबर करके आओगे। ठीक है, एक भी नंबर आप बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। 70 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो बोर्ड पेपर में 100% आएगा। ठीक है, ये आप लोगों की एक महा मैराथन क्लास है, बहुत ही बड़ी क्लास है। मतलब सारी चीजें एक ही वीडियो में आपका खत्म हो जाएंगी, एक वीडियो में आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचेगा जो मैं आपको ना बताऊं। ठीक है, इस वीडियो को देखकर आप हिंदी में 95% ला सकते हो अगर आप अच्छे से पूरी वीडियो को देखोगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर इस वीडियो में क्या क्या बताएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे जो 20 मार्क्स आपका फिक्स कर देगा, 20 नंबर। फिर हम लोग महत्वपूर्ण गद्यांश को देखेंगे जो आपका 6 नंबर बिल्कुल फिक्स कर देगा, 6 मार्क्स। ठीक है, महत्वपूर्ण पद्यांश भी देखेंगे जो आपका 6 मार्क्स बिल्कुल फिक्स कर देगा। महत्वपूर्ण संस्कृत का गद्यांश पद्यांश देखेंगे जो आपका 5+5 यानी कि 10 मार्क्स फिक्स कर देगा, क्योंकि 5 नंबर का गद्यांश आता है, 5 ही नंबर का पद्यांश आता है संस्कृत में। ठीक है, आपके प्रश्नोत्तर भी हैं संस्कृत के 2 मार्क्स का, ये भी आपका फिक्स हो जाएगा। हर एक टॉपिक्स देखेंगे, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो ना देखा जाए। श्लोक भी आपका 2 मार्क्स का फिक्स हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, साथ में मैं आप लोगों को बता दूं जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय हैं 5+5 10 मार्क्स आप लोगों का ये भी इस वीडियो में फिक्स होने वाला है। ठीक है, एंड आप लोगों का पत्र लेखन 4 नंबर का पत्र लेखन भी आप लोगों का 4 मार्क्स फिक्स है इस वीडियो में। साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा महत्वपूर्ण निबंध 7 मार्क्स का, ये भी आप लोगों का इस वीडियो में फिक्स हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी के हर वो टॉपिक्स देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, और हर एक टॉपिक इस वीडियो में है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है मैं रखता हूं केवल 5000 लाइक, तो जल्दी से इस वीडियो को जरूर लाइक करना। हर एक स्टूडेंट लाइक करके अपना बलिदान दो इस वीडियो को। ठीक है, इस वीडियो को शेयर जरूर करना हर एक फ्रेंड्स, अपने 2 फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो हम लोग शुरू करते हैं हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरे बुक में जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, सारा एक ही वीडियो में कराऊंगा। मतलब आपके जो क्लास 10 हिंदी है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, उसके लिए सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, सारे महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पीय प्रश्न है आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और ये 22 फरवरी को जो आप लोगों का हिंदी का पेपर है ना, उसमें 100% आएगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और आप लोग अच्छे से समझना। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस को, पेपर बहुत ज्यादा नजदीक है। पहला क्वेश्चन, रस मीमांसा के लेखक हैं। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में भाई, 1 नंबर आपको देकर जाएगा। ठीक है, रस मीमांसा के लेखक कौन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है कावल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, जय प्रकाश भारती। तो रस मीमांसा के लेखक कौन है, रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रस मीमांसा रचना जो है उसके लेखक हैं। रस मीमांसा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनकी एक रचना और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चिंतामणि। ठीक है, हो सकता है अभी ऑब्जेक्टिव में मिल जाए, या फिर आप जान जाओ कि चिंतामणि भी इनकी रचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको जरूर कंप्लीट कर लेना। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। कीर्ति कंकाल जो है, कंकाल, उसके जो लेखक हैं वो कौन है, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र, राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो कीर्ति कंकाल, कंकाल के लेखक कौन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंकाल के जो लेखक हैं वो है जयशंकर प्रसाद जी। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी जो कंकाल ये रचना है ना उसके राइटर हैं। ठीक है, कंकाल के जो राइटर हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। शुक्ल युग के जो हमारे प्रमुख इतिहासकार हैं वो कौन है, शुक्ल युग के डॉक्टर नागेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय या धर्मवीर भारती। तो शुक्ल युग के जो प्रमुख हमारे इतिहासकार हैं वो कौन है माय डियर स्टूडेंट, तो शुक्ल युग पूछा है, ध्यान रखना। शुक्ल युग के हमारे बाबू गुलाब राय जी हैं। कौन है, बाबू गुलाब राय हमारे शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। ठीक है, शुक्ल युग के हमारे प्रमुख इतिहासकार बाबू गुलाब राय जी हैं।
4 नंबर क्वेश्चन है, गोदान किस युग की रचना है? गोदान, गोदान हमारा किस युग की रचना है? शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग, आधुनिक काल युग। तो अगर हम बात करें गोदान की, तो गोदान जो हमारा है वो शुक्ल युग की रचना है। किस युग की? शुक्ल युग की रचना है हमारा गोदान, ठीक है, गोदान हमारा शुक्ल युग की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राय कृष्ण दास जो है निम्नलिखित में से कौन थे? राय कृष्ण दास कौन थे? निबंधकार थे, आलोचक थे, या फिर गद्य गीतकार थे, कवि थे? तो सभी को पता है कि राय कृष्ण दास आपके जो थे वो गद्य गीतकार थे। कौन थे? एक गद्य गीतकार थे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राय कृष्ण दास कौन थे? तो वो हमारे गद्य गीतकार थे, ठीक है। तो आपका 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 5 में 5 आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय, जो हमारे गुलाब राय जी हैं, उनके द्वारा जो रचित हमारा आत्मकथा है वो कौन सा है? मेरी प्रिय जीवन प्रवाह, या फिर मन की बातें, या मेरी असफलताएं, या नई पौध? तो बाबू गुलाब राय द्वारा जो रचित हमारा आत्मकथा है वो है मेरी असफलताएं। कौन है? मेरी असफलताएं जो है वो बाबू गुलाब राय जी द्वारा लिखा गया है, उनकी आत्मकथा है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, शुक्ल युग की कला अवधि है, जो हमारा शुक्ल युग है, शुक्ल युग की समय सीमा या कला अवधि कब से कब तक है? 1850 से 1900 तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का है 1850 से 1900 तक, खा है 1900 से 1920 तक, गा है 1900 से 1938 तक, घा है 1938 से 1947 तक, ठीक है। तो शुक्ल युग की कला अवधि कब से कब तक है? ऑप्शंस आपके चारों हैं। तो ये याद रखना कि हमारा जो 1919 से 1938 तक है वो शुक्ल युग की कलावधि है। किस युग की? शुक्ल युग की कलावधि है। कब से? 1919 से 1938 तक हमारा शुक्ल युग की समय सीमा है। इनके बीच जो था वो शुक्ल युग था, ठीक है। बहुत छोटा सा था बट बहुत अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है, इन चारों में से जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है वो कौन सा है? ठीक है, रेती के फूल, छड़दा, हंस या कदम्बनी। तो महादेवी वर्मा जी का बताना है। महादेवी वर्मा जी का जो है वो छड़दा है, ठीक है। महादेवी वर्मा का जो है वो इन चारों में से वो छड़दा जो है वो महादेवी वर्मा का निबंध है, ठीक है। कौन सा है? छड़दा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग या भारतेंद्र युग। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हमारे किस युग के लेखक हैं? तो वो हमारे शुक्ल युग के लेखक हैं, ठीक है। क्योंकि इनके पीछे ही जुड़ा हुआ है शुक्ल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो शुक्ल का मतलब शुक्ल युग, ठीक है। समझ में आया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है। एक एक क्वेश्चंस को समझना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है मेरे स्टूडेंट, ठीक है। दिखा देना है पावर ऑफ सरवन लेक्चरर और फिर आप लोगों को खूब मेहनत करना है। अब आपके पास समय नहीं है, अब का मेहनत ही रंग लाएगी आप लोगों को, ठीक है। देखो मैंने कहा था हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए चिंतामणि। तो चिंतामणि के रचयिता कौन है? सभी को पता होगा ही चिंतामणि की जो रचयिता है वो कौन है? राम कुमार वर्मा जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या प्रेमघन। तो चिंतामणि जो रचना है उसके जो हमारे रचयिता हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। चिंतामणि की जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, प्रेमघन, यशपाल या राजेंद्र यादव। तो भैया पंच परमेश्वर के जो रचनाकार हैं वो हैं प्रेमचंद्र जी। कौन है? प्रेमचंद्र जी, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखो सारा क्वेश्चन हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप लोग ध्यान से समझो। बस आपके पास अभी बहुत समय है। आप हिंदी की तैयारी तो अच्छे से कर ही सकते हो बहुत कम समय में, और भी सब्जेक्ट की तैयारी करते रहो। ऐसा नहीं कि केवल हिंदी ही पढ़ो, ठीक है। हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा। तो सभी को पता है हंस पत्रिका के संपादक कौन है? ठीक है, हंस पत्रिका के संपादक हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी जो हैं वो हंस पत्रिका के संपादक हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। जो हमारा ये उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, उसके लेखक कौन है? ठीक है,
प्रेमचंद्र, भगवती चरण वर्मा, यशपाल या हमारा वृंदालाल वर्मा। तो भैया उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी। कौन है? सॉरी भगवती चरण वर्मा जी हैं। ठीक है, ये हमारा भगवती चरण वर्मा है, भगवत शरण उपाध्याय ने भगवती चरण वर्मा है। ठीक है, ये हमारा भगवती चरण वर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय, गुलाब राय, वैद्यनाथ मिश्र या जयशंकर प्रसाद। तो कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय जी। कौन है? अमृत राय, कलम का सिपाही। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कलम का सिपाही के जो लेखक हैं वो अमृत राय जी हैं। ओके, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि लहरों के राजहंस के लेखक का नाम। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम मोहन राकेश, प्रेमघन, गुलाब राय या दिनकर। तो भैया सभी को पता है लहरों के राजहंस में 2 नाम है, मोहन राकेश में भी 2 नाम है, तो इसलिए हमारा मोहन राकेश हो जाएगा लहरों के राजहंस के राइटर। ठीक है, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, प्रेमघन, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री। तो अर्धनारीश्वर के राइटर कौन है? अर्धनारीश्वर के राइटर हैं विष्णु प्रभाकर जी। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी जो हैं वो अर्धनारीश्वर के राइटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, पाचांग दर्शन के रचनाकार हैं। पाचांग दर्शन के रचनाकार कौन है माय डियर स्टूडेंट? तो आपके पास ऑप्शन है मथुरा नाथ शुक्ल या लल्लूलाल या सदल मिश्र या फिर हमारा ईसा अल्लाह खान। तो पाचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरा नाथ शुक्ल जी। कौन है? मथुरा नाथ शुक्ल जी हैं पाचांग दर्शन के रचनाकार। तो 17 में 17 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको एक एक ऑब्जेक्टिव को बहुत ही अच्छे से समझाया है और आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो हमारा रचित निबंध है वो कौन सा है? ठूठा आम, ठेरे पर हिमालय, दृष्टिकोण, नदी की द्वीप। तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो ठूठा आम है, भगवत शरण उपाध्याय का ही तो निबंध है। ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय जी का ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत आकाश के रचनाकार हैं। अनंत आकाश, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं माइंड खोल के, दिमाग खोल के समझ लो, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, लापरवाही मत करो। अब आपके पास समय नहीं है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करो। अपने सपनों के लिए नहीं तो अपने माता पिता के सपनों के लिए तो मेहनत कर दो यार। धर्मवीर भारती हैं, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद, यशपाल। तो भैया अनंत आकाश के जो रचनाकार हैं वो हैं हमारे जयप्रकाश भारती जी। कौन है? जयप्रकाश भारती। ठीक है, जयप्रकाश भारती हैं अनंत आकाश के रचनाकार। ओके, समझ में आ गया ना? तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, मैला आंचल के रचनाकार हैं। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, फरीश्वरनाथ, रेणु, प्रेमचंद्र या फिर जयशंकर प्रसाद। तो मैला आंचल के रचनाकार कौन है? रेणु जी हैं, फरीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, कौन है? फरीश्वरनाथ रेणु जी हैं मैला आंचल के रचनाकार। अगला 21 नंबर, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र जो हमारा है वो किस विधा की रचना है? जीवनी विधा, नाटक विधा, उपन्यास विधा या निबंध विधा? तो त्यागपत्र हमारा किस विधा की रचना है? तो त्यागपत्र हमारा उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की है? उपन्यास विधा की हमारी रचना है भैया त्यागपत्र, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, झूठा सच। झूठा और सच किस विधा की रचना है? देखो जैसे हमने अभी त्यागपत्र देखा वैसे झूठा सच किस विधा की रचना है? हमारा निबंध विधा, कहानी विधा, उपन्यास विधा, नाटक विधा। तो झूठा सच जो है वो हमारा उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की है? उपन्यास विधा की हमारा झूठा और सच रचना है, और साथ में त्यागपत्र भी हमारा उपन्यासी विधा की है। तो ये दोनों हमारे उपन्यास विधा की हैं, तो आप लोग दोनों ही समझ लेना एक साथ ही। ठीक है, उपन्यास विधा। 23 नंबर क्वेश्चन है, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। स्मृति की रेखाएं हमारा किस साहित्य की विधा है? जीवनी या फिर भेंट वार्ता, संस्मरण या नाटक? तो स्मृति की रेखाएं हमारा जो है वो संस्मरण विधा की रचना है। किस विधा की है? संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, और 23 में 23 आई होप की समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके आप दोबारा समझ लो, लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए। पेपर नजदीक है, एक भी क्वेश्चन में डाउट ना हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर,
साहित्य और कला के रचनाकार हैं, साहित्य और कला के रचनाकार कौन है? पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी जी, सुमित्रा नंदन पंत या भगवत शरण उपाध्याय या जयप्रकाश भारती। तो भैया साहित्य और कला, साहित्य और कला के जो राइटर हैं वो कौन है? वो है भगवत शरण उपाध्याय जी। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी हमारे साहित्य और कला के जो हैं वो राइटर हैं। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? गेहूं और गुलाब जो है वो किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, रामवृक्ष वेणुपुरी, प्रेम घन या महादेव वर्मा। तो गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब वो है रामवृक्ष वेणुपुरी जी की रचना। सभी को पता होगा गेहूं और गुलाब जो है वो रामवृक्ष वेणुपुरी जी की ही रचना है और सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पता होगा शायद। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 25 ऑब्जेक्टिव और 25 में 25 अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप हीरो हो, मतलब आप टॉपर हो। ठीक है, हीरो हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, निम्न में से रीति काल की मुख्य विशेषताएं कौन सी है? रीति काल की आपको बताना है। श्रृंगार रस की प्रधानता भाई रीति काल की है, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता भी रीति काल की है, काखा दोनों, ये सही है। काखा दोनों भाई ये रीति काल की ही विशेषताएं हैं। ठीक है, दोनों। श्रृंगार रस ज्यादा होता था रीति काल में, आपने बिहारी लाल जी का देखा होगा, उसमें श्रृंगार ज्यादा रस होते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा भी रहता है उनके पद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? आचार्य केशवदास या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य देव या भिखारी दास। तो भाई रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद या आचार्य देव? आचार्य से तो हम नहीं बता सकते ना, आचार्य केशवदास जी हैं। ठीक है, आचार्य केशवदास जी हैं हमारी रसिक प्रिया के रचनाकार। ओके, ललित ललाम के रचयिता हैं। ललित ललाम के रचयिता कौन है? पद्माकर हैं या मतीराम है, भूषण है, बिहारी हैं। तो ललित ललाम, ललित ललाम की जो रचयिता हैं वो हमारे कौन है? ललित ललाम के हैं मतीराम जी। कौन है? मतीराम जी हैं ललित ललाम के रचयिता। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं 28 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं और हम लोग देखते हैं 29 नंबर ऑब्जेक्टिव। देखो 29 नंबर में क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? बिहारी, जगनीक, नरोत्तम दास, भूषण। तो छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक के जो रचनाकार हैं वो कौन है? वो है हमारे भूषण जी। कौन है? भूषण जी हैं छत्रसाल दशक के रचनाकार। ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि निम्न में से रीति काल की जो प्रमुख 2 कवि कौन थे? रीति काल के प्रमुख 2 कवि बताना है। पद्माकर हैं, बिहारी हैं, काखा दोनों या फिर सूरदास। तो रीति काल की जो प्रमुख 2 कवि हैं वो कौन है? वो हैं हमारे पद्माकर भी हैं और बिहारी लाल भी हैं। तो हमारा का और खा दोनों सही है, पद्माकर भी हैं, बिहारी भी हैं, दोनों सही है। ठीक है, 31 नंबर है, गंगा लहरी। गंगा लहरी रचना है। गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की, मतीराम की। तो जो हमारा गंगा लहरी है, गंगा लहरी जो है वो हमारा पद्माकर की रचना है। किसकी है? पद्माकर की रचना है गंगा लहरी। ठीक है, ध्यान रखना, किसकी रचना है? पद्माकर जी की। 32 नंबर ऑब्जेक्टिव है, रामचंद्रिका की रचनाकार हैं। रामचंद्रिका, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? 32 नंबर देखो, बिहारी, भूषण, केशवदास या हमारा मतीराम। तो रामचंद्रिका के जो रचनाकार हैं वो केशवदास जी हैं। कौन है? केशवदास जी हैं रामचंद्रिका के रचनाकार। 35 नंबर ऑब्जेक्टिव, निम्न में से प्रयोगवादी की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? प्रयोगवादी युग की 2 प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, घोर वैश्विकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, समाज का यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। तो इसमें हमारा ये भी है, घोर वैश्विकता भी है, यथार्थवादी दृष्टिकोण भी है, दोनों है। तो ऑब्जेक्टिव में आपका एक ऑप्शन रहेगा विकल्प का खा दोनों, विकल्प गा घा दोनों ऐसे आते हैं, तो वो वाला सही करना। वैसे ये दोनों है। ठीक है, 2 हमें बताना था, 1 बताना होता तो मैं 1 ही बताता, बट 2 बताना था। 34 नंबर अब आप ऑब्जेक्टिव पे आ जाओ भाई। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? साकेत महाकाव्य की रचना किसने किया था? मैथिली शरण गुप्त में जयशंकर प्रसाद जी, हरिबोध या नागार्जुन। तो साकेत महाकाव्य की रचना किसने किया था? साकेत महाकाव्य, तो साकेत की रचना भैया किया था मैथिली शरण गुप्त जी ने। किसने किया था? मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना किया था। ठीक है, 35 नंबर ऑब्जेक्टिव, राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। राम कुमार वर्मा जी द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? आंसू है या यामा है या उच्चारण है या चौखे चौबदे हैं? तो राम कुमार वर्मा जी द्वारा जो हमारा रचित प्रबंध काव्य है वो हमारा कौन सा है? वो हमारा कौन सा है? वो है उच्चारण। उच्चारण जो है वो राम कुमार वर्मा जी का है। ठीक है, उच्चारण रचना।
और नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, कुमकुम विधा किस विधा की रचना? कुमकुम जो है वो हमारा किस विधा की रचना है? कविता संग्रह, निबंध या नाटक या गद्य गीतकार या गद्य काव्य? तो कुमकुम, कुमकुम हमारा किस विधा की रचना है? तो वो है कविता संग्रह। क्या है? एक कविता संग्रह है कुमकुम। ठीक है, कुमकुम याद रखना, एक कविता संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर कि निम्नलिखित में से छायावाद युग के कवि हैं। छायावाद युग के इन चारों में से कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत जी हैं, नारेंद्र शर्मा, दादू दयाल या कुतुबन? तो छायावाद युग के जो हमारे प्रमुख कवि हैं इन चारों में से वो हैं सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी हैं वो छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं। 38 नंबर ऑब्जेक्टिव है, यामा के रचयिता का नाम बताइए। यामा के रचयिता कौन है? यामा के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या हमारे मीराबाई या अशोक वाजपेयी? तो यामा के रचयिता कौन है? सभी को पता होगा यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। यामा के रचयिता हमारे हैं महादेवी वर्मा जी। कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं यामा के रचयिता। 39 नंबर ऑब्जेक्टिव है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक हमारा कब प्रकाशित हुआ था? 1951 में, 1959 में, 1943 में, 1979 में। तो तीसरा सप्तक जो है वो हमारा 1959 में प्रकाशित हुआ था। कब? 1959 में हमारा तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा सप्तक। तो ये हमारे 39 क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब 39 में 39 आप लोगों को आता होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को एक एक ऑब्जेक्टिव का 4-4 ऑप्शंस बता रहा हूं। आपके माइंड में तो वैसे ही सेट हो जाता होगा यार कि यही सही है। ठीक है, 40 नंबर पे आ जाओ। 40 नंबर, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। निहार, संधि गीत, युगांत, दीपशिखा। इसमें तो पता होगा भाई महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है, सभी को पता होगा। चलो बताओ यार, है? निहार तो महादेवी वर्मा की रचना है, ये भी है, दीपशिखा तो है, बट युगांत जो है वो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अब ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि युगांत किसकी रचना है। अगर महादेवी वर्मा की नहीं है तो किसकी है? चलो बताओ। अगला क्वेश्चन, ये हमें नहीं वाला बताना था तो वो सही है। दीपशिखा जो है वो हमारा काव्य संग्रह है। किस काव्य संग्रह है? दीपशिखा। अब भाई दीपशिखा यहाँ आया है ना, दीपशिखा किसका है? महादेवी वर्मा जी का। तो यहाँ किसका होगा? महादेवी वर्मा की जी का ही होगा। ठीक है, सेम ही है। तो ऐसे 1-2 ऑब्जेक्टिव आपका, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर आपको एक पता है तो दूसरा ऑटोमेटिक पता चल ही जाता है। ठीक है, 42 नंबर, लोकायतन के रचनाकार हैं। लोकायतन के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो लोकायतन के रचनाकार कौन है? लोकायतन के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं लोकायतन के रचनाकार। ठीक है, लोकायतन के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक है, 43 नंबर ऑब्जेक्टिव है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इन चारों में से सुमित्रानंदन पंत जी की रचना कौन सी है? ठीक है, देखो, ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका, छरदा। तो महादेवी वर्मा जी की, सॉरी, सुमित्रानंदन पंत जी की जो रचना है वो कौन सी है? वो है इसमें भैया युगवाणी। कौन सी है? युगवाणी जो है वो सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुरी अकेले रचनाकार हैं। बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह या नारेंद्र शर्मा। तो बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? बहुरी अकेला के रचनाकार कौन है? तो वो हमारे हैं अशोक वाजपेयी जी। कौन है? अशोक वाजपेयी। ठीक है, 45 नंबर ऑब्जेक्टिव है, द्विवेदी युग की कालावधि है। द्विवेदी युग की समय सीमा 1850 से 1900 तक, 1900 से 1918 तक, 1971 से आज तक, या 1918 से 1936 तक। तो ये 1919 से 1918 तक है। ठीक है, तो 45 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं 46 नंबर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो 45 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 46 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग। यहाँ देखो, 46 नंबर ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ रहा है? देखो, शोक बिकल रोही सब रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकार, परही भूमितल बारही बारा। उपयुक्त में रस है। कौन सा रस है भाई? विलाप हो रहा है, विकल, रोना, रोही मतलब रोना धोना, शोक मनाना, ये सब हमारा शांत रस में आता है कि अद्भुत रस में आता है, कि हास्य रस में आता है, कि करुण रस में आता है। अब चारों में कौन सा सही है भाई? शोक का मतलब होता है रोना धोना, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, तो इसलिए हमारा करुण रस सही हो जाएगा और सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है,
47 नंबर क्वेश्चन है, हंसी हंसी भांजई देखी दूल्हा दिगंबर को पाहुनी जावे हिमाचल की उछाल में, रस कौन सा है? हंसी हंसी का मतलब क्या होता है? हंसना। और हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? हंसना। तो ये सब हो जाएंगे गलत और हास्य रस सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हास्य रस सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, रूपासी तेरा घन केस पास पास में अलंकार है। भाई बहुत आसान है, रूपासी तेरा घन केस पास पास, रूपक उत्प्रेक्षा श्लेष कुछ भी हो, आगे रू लगा हुआ है भैया, रूपक अलंकार है। बस कोई बात नहीं, ट्रिक से समझो, रूपक है। ठीक है, बस यही आपको मैं समझाना चाहता हूं। ये तो अब आपका क्लियर हो गया। देखो इसमें है कि क्या पूछ रहा है, देखो लिखा हुआ है, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने विधु के पास, पंक्ति में अलंकार है। इसमें देखो भैया, तो हमारा उरूपक है, उत्प्रेक्षा है, श्लेष है या उपमा है। देखो इसमें जो हमारा है वो कंपेयर तो किया देंगे, तो ये हमारा उपमा अलंकार है। कौन सा है? उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार है। ओके, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। 50 नंबर, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आपति प्रयोग प्रभात। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। इसमें मनो शब्द आ गया, मनु मानो जन जानो, अगर ये सब शब्द आ जाए तो वो आप आंख मूंद के लगा देना कि वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और सब को हटा देना क्योंकि वो हमारा उत्प्रेक्षावाचक शब्द होता है। मनु मानो जन जानो, मनहु जनहु, ये सब। ठीक है, तो 50 ऑब्जेक्टिव हमारे हो चुके हैं और 51 नंबर ऑब्जेक्टिव पे हम लोग आ चुके हैं। 51 नंबर ऑब्जेक्टिव पे देखो लिखा हुआ, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आह, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुंद बुंद दे रहा। अब यहां हमें क्या बताना है? क्या बताना है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। चलो देखते हैं, चेक करते हैं क्या बताना। इसमें बच्चा पहले, ये पहला हो गया, ये तीसरे, ठीक है, चरण में मात्राएं बतानी है। क्या बतानी है? मात्राएं पहले और तीसरे चरण में। पहला गिन लो, दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अगर 11 होंगी तो दोनों 11 हो जाएंगी, 13 होंगी तो दोनों 13 हो जाएंगे, 24 होंगी तो दोनों 24, 16 होंगी तो दोनों 16। अब अभी तो चारों सही है, अब गिनते हैं फिर देखते हैं। पहला गिनते हैं, 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भैया इन सबको कर दो कैंसिल और 11 11 सही हो जाएगा। क्या होगा? 11 11 मात्राएं, क्योंकि पहले में 11 है तो तीसरे में ऑटोमेटिकली 11 हो जाएंगे, क्योंकि एक पेयर है, एक जोड़ा है, और जोड़े में तो भाई दोनों सही है। ठीक है, तो अगला देखो, ये है, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, ये वही है छत्रपति भूप शिवाजी। कौन सा कौन सा कौन सा छंद है? कौन सा छंद है? तो इसमें हमारा रोला है, कुंडलियां है, सोरठा है या फिर दोहा है। तो भैया पहले आप कुंडलियां और दोहा हटा दो, रोला और सोरठा में से बताना है। ये एक तो सोरठा कर दो यार, गलत बात है ना, इसको सोरठा कर दो, तो सोरठा, बट हमारा सही है रोला, रोला है ये। ठीक है, सोरठा कर दो, क्योंकि सोरठा भाई एक जरूरी है, ऑप्शन चेंज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, सुनति सुमंगल बैन मन प्रमोद तन तुलक भर, शरद सरोरु नैन तुलसी भर स्नेह जल। इसमें क्या बताना है ये भी देख लो भाई। कौन सा है? सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन तुलक भर। दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं बतानी, दूसरे और चौथे चरण में मात्रा। देखो दूसरे और चौथे, तो दूसरा और चौथा, तो चौथा गिने, दूसरा दूसरा ही गिन लेते हैं। देखो 1 है, 1 है, ये 1 है, 2 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 1 1। ठीक है, 1 1। ठीक है, ये हमारा कौन सा? 53 है ना ऑब्जेक्टिव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मात्राएं सही है, 13। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, लिखा हुआ है, आओ अब चलते हैं। वाक्य का भाववाच्य होगा आओ चलें, दोनों विकल्प सही है। आओ अब चला जाए या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आओ अब चला जाए, अब काम नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 55, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। अध्यापक द्वारा, देखो अध्यापक द्वारा का मतलब है ये हमारा पैसिव वॉइस है, उसमें पहले ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है, तो कर्म है, कर्मवाच्य है, क्या नहीं दिक्कत है, कर्मवाच्य है, सही है।
55 ऑब्जेक्टिव हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं 56 नंबर ऑब्जेक्टिव। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। 56 नंबर, भगवान तेरा भला करे। भगवान तेरा भला करे वाक्य के आधार पर वाक्य का भेद होगा। आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयात्मक, विधानवाचक। तो भगवान तेरा भला करे, मेरी इच्छा है कि भगवान तेरा भला करे, तो ये डायरेक्टली इच्छावाचक है भाई, भगवान तेरा भला करे। ठीक है, बस हो गया। अगला 57 नंबर, बच्चे की मुस्कान मनमोहक होती है। ये मुस्कान के नीचे अंडरलाइन है, तो ये क्या है ये मैं आपको बता दूं डायरेक्टली। ये भैया भाव है, वाचक, संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्ता, कारक है। बी वाला यानी कि खा वाला ऑप्शन सही है, बस ये ध्यान रखना। देखो जो मैं आपको बता रहा हूं उसको माइंड में सेट कर लो। अब ये ना सोचो कि हमें इसका नियम पढ़ना, रूल पढ़ना, क्योंकि आप पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। टाइम कम है, जो इंपॉर्टेंट है फटाफट रट लो, रिटना रट पाओ। ठीक है, पिताजी ही तीर्थ यात्रा पर चले गए। ये गए आपको क्या करना ये बताना क्या है। तो ये हमारा आकर्मक क्रिया एकवचन पुल्लिंग भूतकाल है, क्योंकि वो गए। ठीक है, मतलब गए तो भूतकाल वैसे भी है। और एक लोग गए एक वचन है। और अकर्मक मतलब ये कार्य चल रहा है। ठीक है, बस। अगला क्वेश्चन, अरे वाह तुम नृत्य भी कर सकती हो। तो ये हमारा अरे वाह क्या है, ये हमारा एक विस्मयाद बोधक है, क्योंकि ये वाला चिन्ह लगा है ना, ये वाला एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, तो इसलिए विस्मयाद बोधक। ठीक है, ये चिन्ह लगा हो तो वो विस्मयाद हो जाता है। गंगा यमुना का समास विग्रह है। गंगा यमुना का समास विग्रह, गंगा और यमुना, गंग यमुना, गंगा यमुना, गंगा। तो गंगा और यमुना होगा। अगर ये स्लेश हटाओ और लगा दो, माता और पिता हो जाएगा, भाई और बहन हो जाएगा, सर और मैडम हो जाएगा। ठीक है, नहीं। अगला क्वेश्चन 61 नंबर, पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी कर्मधारय है, द्वंद्व समास, दीर्घु समास, तत्पुरुष समास। तो पंचवटी में हमारा कौन सा समास है, दीर्घु समास है। कौन सा है, दीर्घु समास है पंचवटी में। ठीक है, शताब्दी में समास विग्रह। शताब्दी 100 वर्षों का समूह, ये तो सभी को पता है। शताब्दी का मतलब 100 वर्षों का समूह। अच्छी का तद्भव शब्द है, आंख है, कान है, भौं है, दांत है। अच्छी का आंख होगा, क्या होगा, आंख। ठीक है, अच्छी का आंख हो जाएगा। तालाब शब्द का तत्समरूप है। तालाब का समुद्र हो जाएगा, झील हो जाएगा, तड़ाग हो जाएगा, तड़ाग होगा। समुद्र का तालाब का तड़ाग होगा। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूं कि आपके पास टाइम कम है, जितना पढ़ लो उतना कम है। अच्छे से पढ़ाई करो, मैं आप लोगों को तेजी से समझा दूंगा सारे क्वेश्चंस। आप लोगों के पास इतना माइंड है क्योंकि आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा और अब आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट भी बताऊं, कोई दिक्कत नहीं। सुहाग शब्द का तत्सम रूप है स्वामी, सौभाग्य, सुहागा या दुर्भाग्य, तो सौभाग्य होगा। सुहाग का सौभाग्य होगा। ठीक है, जिसका सुहाग होता है उसका सौभाग्य होता है। बादल शब्द का पर्यायवाची है। पीलांग सस्य, तरित, चपला, अम्बुद, प्रयोद या वृष्टि, बौछार। तो ये जो होगा इसका वो अम्बुद और प्रयोद होगा। क्या होगा, अम्बुद और प्रयोद बादल का। ठीक है, 66 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। 67 नंबर ऑब्जेक्टिव पे हम लोग आ चुके हैं। अंबर और वसन किस शब्द के पर्यायवाची है। अंबर और वसन, वसन का मतलब व्यसन, व्यसन का मतलब कपड़ा, तो अंबर भी कपड़ा का ही है। ठीक है, अगला धनुष का पर्यायवाची। धनुष असीम, कोदंड, कुलिस, पवी। तो कोदंड, दंड आ गया, दंड रहता है ना डंडा उसमें, तो वो हो गया धनुष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद पुल्लिंग शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप है। तस्मय का, तस्य का, तौ का, तस्यो का। तो वो होगा तस्मय, तस्य का हो गया, तस्मय क्या होगा, थोड़ा सा मैं चेक कर लूं क्या है। तद पुल्लिंग तो इसका बच्चों होगा तस्य। ठीक है, देख लेना, मैंने शायद तद है ना, हाँ तस्य होगा, सही है। अगला युष्माभिरूप है युष्मद का, तो वो हमारा तृतीय विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 70 ऑब्जेक्टिव समझा दिया। 70 का 70 आप लोगों को समझ में आ गया। तो बोर्ड एग्जाम में 20 ऑब्जेक्टिव आप करके आओगे, इससे बाहर नहीं आएगा मेरे दोस्त, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार आया हुआ है और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में जो 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है उसमें आपको ये गद्यांश जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ही चैप्टर का है। देखो, इसमें सबसे पहले आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ो, तभी आप लोग इसको समझ पाओगे। देखो लिखा हुआ विश्वास पात्र मित्र जो होता है जीवन का एक औषधि है। ठीक है, जो विश्वास पात्र मित्र है वो जीवन की एक औषधि है और हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम
उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्र पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे और जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। ठीक है, सारांश यह है कि वे हमें उत्तमापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे और सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने वाले से आपको प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। ठीक है, देखो ये तो सारे को पता चल गया भाई किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, और इसके राइटर कौन है तो ये देख लो भाई, ये हमारा मित्रता पाठ से लिया गया है। हर जगह आप देख सकते हो ये मित्रता। ठीक है, डायरेक्टली आपका पाठ ही लिखा हुआ है मित्र, तो ऐसे में आपको ये पता चल गया कि हमारा किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा मित्रता पाठ से लिया गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, हिंदी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है। ठीक है, अब ये हमारा मित्रता पाठ से लिया गया है, इसमें आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे भाई, 3 क्वेश्चंस। अब देखो इस गद्यांश से रिलेटेड हमारे 3 क्वेश्चंस हैं। पहला आ वाला कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले आपसे संदर्भ पूछा जाएगा, सभी को पता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चंस आते ही हैं, तो इसमें संदर्भ हार्ड नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है क्योंकि आपको पाठ का नाम पता है। ठीक है, पाठ का नाम पता ही है, कौन सा है, मित्रता। ठीक है, मित्रता पाठ का नाम है और लेखक का नाम पता ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ऐसे में आपका जो ये संदर्भ का चीज है वो तो आपका क्लियर हो गया ना, संदर्भ में अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बा वाला है रेखांकित अंश की व्याख्या, जो हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या है वो करनी है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या जो हमारा ये रेखांकित अंश है ना, देखो ध्यान से, ये हमारा गद्यांश है और इसमें यहां से यहां तक, देखो यहां से यहां तक हमारा रेखांकित अंश है। ठीक है, पूरा रेखांकित अंश है, तो इसकी हमें व्याख्या करनी है भाई, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो कैसे करोगे, पहले इसको आप 2-3 बार ध्यान से पढ़ो। ठीक है, जब आपको समझ में आ जाएगा तभी आप कर पाओगे। जैसे ये ध्यान से पढ़ लो कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। अब मित्र की तुलना औषध से की गई है दवा से। दवा हमें क्या करता है, सारे रोगों से मुक्ति दिलाता है। ऐसे ही विश्वास पात्र मित्र, जिस पर आप विश्वास कर सको ऐसा मित्र मिल जाए ना, तो वो आपको हर एक मुश्किलों से छुट्टी दिला देगा। ठीक है, तो ऐसे आप बना बना के लिख सकते हो, पहले यहां तक पढ़ोगे 2-3 बार। ठीक है, फिर देखो तीसरा क्वेश्चन है कि लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की है। तो सभी को पता है, और क्यों की है ये आपको पता होगा, औषधि से की है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इन तीनों क्वेश्चंस का आपको 2-2 नंबर मिलेगा, 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका और 2 ही नंबर इसका, मतलब आपको मिलेगा 6 नंबर। अगर आपने ये गद्यांश सॉल्व कर लिया तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। तो इसमें तो कुछ हार्ड है नहीं। चलो मैं आप लोगों को, संदर्भ तो पता ही है किस चैप्टर से लिया गया है, मित्रता पाठ से लिया गया, जिसके राइटर जो हैं वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे, तो संदर्भ में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा ना, संदर्भ तो आप लोगों को पता ही चल गया कैसे लिखना है। तो प्रस्तुत जो हमारा गद्य अवतरण है, प्रस्तुत गद्य अवतरण। ठीक है, अब इस चैप्टर का नाम क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके राइटर हैं। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमें पहले लिखना है, ध्यान से समझो, जैसा मैं बता रहा हूं ऐसे ही लिखना, आचार्य, और ब्लैक से लिखना है। ठीक है, जो पाठ का नाम है और लेखक का नाम है उसको आप ब्लैक से लिखना, ये ध्यान रखना, क्योंकि इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को लगता है कि हाईलाइट आपने कर दिया है, ठीक है, ब्लैक से, तो उसका जो फोकस है पूरा आपके उसी पर जाएगा और ऐसे में आपको फुल नंबर तुरंत दे देगा। ठीक है, द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, अब ये हमारा हिंदी है। ठीक है, क्या है, हिंदी, क्या है ये, हिंदी। ठीक है, हिंदी के, और ये हमारा गद्य खंड है भाई, हिंदी के गद्य खंड में संकलित, इस चैप्टर का नाम क्या है, मित्रता। ठीक है, तो यहां आप ब्लैक से लिखना मित्रता। ठीक है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। लिया गया है, बस हो गया। क्या है इसमें, 2 नंबर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं भाई, इस पर आपको मिल जाएगा 2 नंबर। भाई संदर्भ ही तो लिखना है, संदर्भ ही तो लिखना है, तो संदर्भ में क्या है, पाठ का नाम आपने ये लिख दिया और लेखक का नाम और ये पाठ का नाम, बस हो गया संदर्भ।
डायरेक्टली आप हेडिंग डाल के जैसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, संदर्भ आप हेडिंग डालो, डायरेक्टली आप पाठ का नाम हेडिंग डालो, जो भी आपका पाठ का नाम है, ठीक है, पाठ का नाम जैसे मित्रता और लेखक का नाम, क्योंकि यही दो पूछता ही है तो कोई दिक्कत थोड़ी है। पाठ का नाम, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बस, ठीक है। तो ये हमारा 2 नंबर क्लियर। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले आपको नहीं आता तो 2-3 बार पढ़ लेना, आपको आ जाएगा, ठीक है, समझ में। तो अब हम लोग समझेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करोगे, ध्यान से समझो, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या में सबसे पहले आपको लिखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है, मतलब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार अच्छी औषधि, अच्छी औषधि का मतलब क्या है, जो अच्छी दवा होती है, अच्छी औषधि होती है, ठीक है, आपके शरीर के अनेक रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है। मतलब अगर आप अच्छी दवा, जो दवा अच्छी होती है वो आपके शरीर में जो भी रोग होता है उससे लड़ता है और आपको स्वस्थ बना देता है, आपके सारे रोगों को खत्म कर देता है। ठीक उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। उसी प्रकार जिस मित्र पर हम विश्वास कर सके, विश्वसनीय मित्र, वो हमारी जीवन को क्या करता है, उन्नत बनाता है, बुराइयों से बचाता है और सुंदर बनाता है। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए ना जिस पर हम विश्वास कर सकें कि वो हमें अच्छे अच्छे कार्यों में लगाएगा और अच्छे अच्छे कार्यों को बताएगा, ठीक है, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा और हमारे जो मन है उसमें अच्छे अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, ठीक है, बुराइयों को भगाएगा, अच्छे अच्छे विचारों को भरेगा, ठीक है, एंड बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा, और बुराइयों और गलतियों से क्या करेगा, हमें बचाता रहेगा, ठीक है, हम में सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा। हमारे अंदर जो है वो सत्य और मर्यादा के प्रेम को विकसित करेगा और उनमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा, और उनमें जो है मतलब जो विश्वास पात्र मित्र होता है उसकी बात कर, ठीक है, किसी भी प्रकार का कमी नहीं आने देगा। यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे, यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे, ठीक है, मान लो कहीं गलत संगत में आप पड़ जाओ, लेकिन अगर आपके पास विश्वास पात्र मित्र है तो अगर आप बुरे मार्ग पर चलोगे तो वह हमें उससे हटाकर सुमार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा, तो वो हमें वहां से हटाकर और अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। और जब हम कभी निराश होंगे तो वह आशा का संचार, अच्छे कार्यों के प्रति हमें उत्साह बढ़ाएगा। अगर हम मान लो कभी निराश भी हो जाएं तो वो हमें क्या करेगा, उत्साहित करेगा, ठीक है, अच्छे कार्यों की ओर चलने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ठीक है। ये हमारा पूरा रेखांकित अंश की व्याख्या, थोड़ा सा बड़ा है व्याख्या क्योंकि यहां से यहां तक हमारा पूरा रेखांकित अंश था। अब देखो हमारा आता है लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है। तो देखो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर, तीसरा, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना जो है औषधि से की है। जिस प्रकार औषधि बीमारी और विकारों से निजात दिलाता है उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र औषधि के समान बुरे मार्ग पर चलने से बचाता है, ठीक है। अगर आप बुरे मार्ग पे चलते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जो विश्वास पात्र मित्र होता है उसकी तुलना तो औषधि से की गई है। जिस प्रकार औषधि जो होता है वो हमें क्या करता है, बीमारियों और विकारों से बचाता है, निजात दिलाता है, छुट्टी दिलाता है, ठीक उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र जो होता है वो औषधि के समान है जो बुरे मार्ग पर चलने से हमें बचाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हमारा आता है माय डियर स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा पद्यांश, इंपॉर्टेंट जो हमारा पद्यांश है, ठीक है। पद्यांश में क्या है, इसमें भी 3 ही क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे पहले ये पद्यांश देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु मन सरोज बढ़ी जाए। क्या कह रहा है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु मन सरोज बढ़ी जाए और घटत घटत सु ना फिर गते वर समूल कुमिलाए, ठीक है। समझ में आया कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु वर मन सरोज बढ़ जाए और घटत घटत सु ना फिर घटे वर समूल कुमिलाए। अब यहां भी आपके 3 ही क्वेश्चंस हैं भाई। पहला हमारा क्या है, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ और व्याख्या कीजिए। पहला हमारा क्वेश्चन यही रहता है, प्रस्तुत दोहे का जो संदर्भ लिखना और व्याख्या लिखना है। दूसरा, कमल का उदाहरण देकर कवि ने क्या स्पष्ट किया है। जो कमल का उदाहरण दिया है कवि ने तो क्या स्पष्ट किया है, कमल की तुलना किससे की है। और संपत्ति सलिल में कौन सा अलंकार है, जो संपत्ति सलिल है उसमें हमारा कौन सा अलंकार है।
तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे संदर्भ कि हम संदर्भ कैसे लिखेंगे। भाई हमें पद्य का भी संदर्भ जानना जरूरी है, लेकिन ये जो हमारा पद्यांश है ना दोस्त, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को कई बार समझा रहा हूं कि जो चीज अब मैं पढ़ा रहा हूं ना वो समझो कि पेपर में डायरेक्टली हिट करेगा। मतलब पेपर में आपके ये 100% आएगा, क्योंकि मैं लास्ट में जो पढ़ाता हूं ना कसम से पेपर पूरा उड़ा देता है ये क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन जब आप ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। जो बच्चे पेपर दे चुके हैं उनसे भी पूछ लेना, लास्ट 1 महीने में मैंने ऐसी तैयारी करा दी कि 99-98% तक हिंदी में आए हैं बच्चों के, ठीक है, और सारे सब्जेक्ट की तैयारी होगी। तो संदर्भ सबसे पहले समझो। प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई, ठीक है। जो प्रस्तुत दोहा है, ये जो हमारा दोहा है, ये कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नीति शीर्षक से लिया गया है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये जो हमारा है इसके कवि हैं कौन है, बिहारी लाल जी, और ये एक इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई से लिया गया है। इसका जो पाठ का नाम है वो नीति है, नीति एक शीर्षक है। भक्ति नीति पूरा चैप्टर है, लेकिन भक्ति अलग शीर्षक है, नीति अलग शीर्षक है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि प्रस्तुत दोहा जो है कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित हमारी पाठ्य जो हमारा रचित बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नीति शीर्षक से लिया गया है। किससे लिया गया है, नीति शीर्षक से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2 नंबर का। सबसे पहले हमने संदर्भ लिखा। अब व्याख्या समझने से पहले 2-3 बार इसे पढ़ लेना, मान लो आपको नहीं आता, जब आप ध्यान से पढ़ लोगे, कोई चीज आप ध्यान से पढ़ो तो वो आपको आ जाता है, तो ऐसे इसको आप 2-3 बार ध्यान से पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। बढ़त, बढ़त का मतलब सभी को पता है बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़ना। संपत्ति सलिलु, संपत्ति सलिलु मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुना फिर घटे बड़ो समूल को मिलाए। और मैं आपको व्याख्या समझाता हूं। देखो व्याख्या, व्याख्या में क्या है कि कवि का कथन है या कवि का कहना है कि जब धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। कहने का मतलब है जो जब हमारा धन बढ़ता चला जाता है तो उसी के साथ हमारा मन भी बढ़ता चला जाता है, ठीक है। धन के साथ हमारा मन क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। किंतु धन रूपी घट जाने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता। जब धन घट जाता है तो उसके साथ साथ हमारा मन, यानी कि जब जल कम हो जाएगा तो कमल जब बढ़ जाता है तो उसका डंठल जो उसमें ऐसे लगा नहीं रहता है वो छोटा नहीं हो जाता, तना जो डंठल होता है, ठीक है, अपितु समूल नष्ट हो जाता है। अर्थात धन के बढ़ जाने के साथ साथ मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, परंतु धन के घट जाने के साथ साथ जो मन की इच्छाएं नहीं घटती, तब परिणाम होता है कि मनुष्य यह सह नहीं पाता और दुख से मरे हुए के समान हो जाता है, ठीक है। समझ में आया। ये समझो कि धन के घट जाने, जब धन आपका बढ़ जाता है तो मन की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। जब आपके पास धन कम हो जाता है, नहीं रहता, तो आपकी इच्छाएं नहीं घटती, तब आप कुछ ना कुछ बेच कर खाओगे, लेकिन खाओगे, और फिर क्या होता है कि आप बिल्कुल से मरे हुए के समान हो जाते हो, समूल नष्ट हो जाता है, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देखो, कमल का उदाहरण देकर कवि ने क्या स्पष्ट किया है। तो कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने यह स्पष्ट किया है कि धन बढ़ने पर मन को नियंत्रित करना चाहिए। जब आपके पास धन बढ़ जाए तो अपने मन को आपको नियंत्रित करना चाहिए, अन्यथा धन ना रहने पर बहुत कष्ट होता है, ठीक है। तो आपको यह समझ में आया कि कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने यही स्पष्ट किया है कि धन के बढ़ जाने के साथ साथ मन को अपने नियंत्रित करो, उसको नियंत्रण में लाओ, अन्यथा धन के घटने पर बहुत कष्ट होता है, धन ना रहने पर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है संपत्ति सलिल में अलंकार। तो ये तो सभी को पता है, संपत्ति सलिल यानी कि साथ साथ एक वर्ण की अभिव्यक्ति एक से अधिक बार हुई है तो वो हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश हो गया। एक गद्यांश आप लोगों को समझ में आ गया, एक पद्यांश आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसमें आपको कोई सा भी छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं होगा, तो चलो बहुत अच्छी बात है। आप लोग समझते रहो, ठीक है, आगे बढ़ते रहो, मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा, बस आप लोग पढ़ते रहो। पेपर नजदीक है, जितना पढ़ लो उतना कम है। मैं आप लोगों को बदल बदल के गद्यांश पद्यांश बता रहा हूं, ठीक है। आप हमारी वीडियोज बहुत सारे देखे होंगे, तो मैंने गद्यांश पद्यांश बताया तो बदल बदल के, ताकि आपका एक वीडियो देखो एक गद्यांश पद्यांश, दूसरा देखो 2 गद्यांश पद्यांश, ऐसे आप बहुत आगे निकल जाओगे अगर ध्यान से समझोगे तो। देखो यहां क्या कह रहा है कि आमः स्वाभिकृतः समया इत कथिते तस्मिन् नागरिके सह ग्रामीणः नागरिकः अवदत्। प्रथम भवान एवं पूछति नागरिकः तम ग्रामीणः आकथत् त्वमेव प्रथम पूछन्ति इति। इदं श्रुत्वा सह ग्रामीणः अवदत् युक्तम अमेव प्रथम पूछति। तो पूछता है आप दो दूरगामी सह साक्षरो न च पंडिता अमुख स्फुटकम चा यो जानती सह पंडिता। आप देखो सबसे पहले आप इसका भाई संदर्भ लिखो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणः पाठ से लिया गया है, ठीक है।
इसमें बहुत आसान है भाई कि प्रस्तुत गद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी का है और हिंदी के संस्कृत खंड का है। संस्कृत खंड में जो हमारा पाठ है प्रबुद्धो ग्रामीणा उसी पाठ से लिया गया है। बस इसमें कोई कवि कोई लेखक नहीं होते हैं, इसमें केवल पाठ का नाम पता होना चाहिए। तो इस पाठ का नाम क्या है? प्रबुद्धो ग्रामीणा। ठीक है, तो ये जो हमारा गद्यांश है संस्कृत का वो हमारा प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से लिया गया है। ठीक है, प्रसंग देखो, इस गद्यांश में ग्रामीण और नागरिक के परस्पर पहेली का वर्णन किया गया है। जो नागरिक है, जो शहर का आदमी है और जो ग्रामीण का आदमी है, जो गांव का आदमी है, उनके बीच में क्या किया गया है? पहेली का वर्णन किया गया है। ठीक है, मतलब पहेली पूछा गया है। तो सबसे पहले आप इसको पढ़ लेना एक दो बार ध्यान से, तब ये व्याख्या आपको करना है। देखो यहां क्या कह रहा है, हाँ मुझे शर्त स्वीकार है। ठीक है, उस नागरिक ने ऐसा कहने पर ग्रामीण ने नागरिक से कहा पहले आप ही पूछो। ठीक है, मतलब नागरिक से कहा, जो शहरी आदमी, पहले आप पूछो। लेकिन उस नगरवासी ने ग्रामवासी से कहा तुम ही पहले पूछो। ठीक है, तो यह सुनकर जो वह ग्रामवासी बोला ठीक है मैं ही पहले पूछता हूँ। जो ग्रामवासी, जो गांव का यानी कि किसान समझो उसको, ठीक है, और वो जो शहर का आदमी था उसको बहुत घमंड था। तो वो पूछता है कि यहाँ देखो, आप दो दूरगामी ना साक्षरो नाचा पंडिता अमुक स्फुटकम चायो जानति सह पंडिता। कहने का मतलब है बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है, साक्षर यानी कि अक्षरों से युक्त है परंतु पंडित नहीं है, बिना मुख का है परंतु साफ बोलने वाला है, उसे जो जानता है वह विद्वान है। मतलब वो बिना पैर का है लेकिन बहुत दूर तक जाता है, और अक्षर से भरा हुआ है लेकिन वो कोई पंडित नहीं है कि खुद लिखा है, और बिना मुख का है परंतु साफ बोलने वाला है, दूसरे को समझा देता है मैं क्या कहना चाहता हूं, और उसे जो जानता है वो विद्वान है। उसका जो आंसर देगा वो विद्वान है। ठीक है, बस यही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा एक 5 नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना 5 नंबर आप क्लियर कर लो। 5 नंबर का ये हमारा संस्कृत का गद्यांश है। क्या है? संस्कृत का गद्यांश है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये संस्कृत का गद्यांश आप जरूर तैयार कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड एग्जाम में जब जाओगे तो कहोगे सर यही आया था, तो इसलिए अभी मैं आप लोगों को इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप लोग तैयार कर लो यार, बहुत अभी समय है। जितना पढ़ लो उतना कम है, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे, उतने आपके माता पिता का नाम होगा, उतना हमारा भी नाम होगा। तो अब हम लोग समझने वाले हैं संस्कृत का पद्यांश। देखो संस्कृत का पद्यांश भी समझ लो दोस्त। देखो संस्कृत के पद्यांश में क्या है कि सबसे पहले आप ये समझो कि क्या कह रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्। कह रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्। सबसे पहले आप संदर्भ लिखो। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। जो ये हमारा प्रस्तुत श्लोक है ये इसकी श्लोक है। ठीक है, इससे हम लोग जो पद्यांश होता है वो श्लोक होता है, लेकिन हर एक पद्यांश श्लोक नहीं होता। तो प्रस्तुत श्लोक जो है हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। अब प्रसंग देखो कि भाई प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया। जो भारतीय लोग हैं उनकी मूल भावना पर प्रकाश डाला गया। ठीक है, जो उनकी मूल भावना है जो, ठीक है। अनुवाद, सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब होता है सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया का मतलब होता है सब रोग रहित हो, कि कोई भी रोगी ना हो, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् बाद सबका कल्याण को देखे, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना हो। बस कितना आसान है भाई, 5 नंबर मिलेगा, 5 नंबर 1% लगभग। ठीक है, तो सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखें अर्थात सभी का कल्याण हो, और कोई भी दुखी ना हो अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अनुवाद। और हमारा ये है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्। तो ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कुछ संस्कृत के प्रश्न उत्तर। संस्कृत का प्रश्न उत्तर, क्योंकि ये भी आपका 2 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में और इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलो हम लोग एक एक को समझते हैं। पहला, वाराणसी नगरी कैसा संगम स्थली अस्ति। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहां से पूछ रहा है कि वाराणसी नगरी जो है कैसा संगम स्थली अस्ति। तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली अस्ति। ठीक है, एंड दूसरा है कुत्र मरणं मंगलम भवति। तो वाराणसी मंगलम मंगलम भवति। श्रृणस् किं मुख्यादम अस्त। तो जना श्रृणस् उचम सह तोलंति इति श्रृणस् मुख्यादम सस्ति। वीरा केन पूज्यते।
वीरः वीरेण पूज्यते, अलछेंद्र का आसीत, अलछेंद्र यमन राजा आसीत। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आज, देख लो। छठवां, पुरु राजा केन सा युद्धम, पुरु राजा अलछेंद्रा सा युद्धम आक्रोत, पदेन बिना किम दूरत अति, तो पदेन बिना पत्रम दूरम अति, जो भी आप लोगों को पहले बताया था उसका पत्र ही है, पत्र ही बिना पैर के बहुत दूर तक जाता है, बिना कुछ बोले ही लोगों को समझा देता है। ज्ञान कुत्र संभवत, ज्ञान सर्वत्र संभवत, ज्ञान से क्या क्या संभव है, ज्ञान से सब कुछ संभव है, ज्ञान है तो सब कुछ है। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ कि ग्रामीणा का उपासक, ग्रामीणा एक नागरिका उपासक। ठीक है, चंद्रशेखरा का आसीत, चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता आसीत, चंद्रशेखरा स्वनाम किम आखेत, चंद्रशेखरा स्वनाम आजाद इत आखेत, पुरराजा का आसीत, पुरराजा एक भारत वीर आसीत। ठीक है, दनेन किम वर्धते, दनेन दान देने से क्या बढ़ता है, दान देने से कीर्ति बढ़ता है। विद्या केन वर्धते, विद्या अभ्यासेन वर्धते, विद्या कैसे बढ़ती है, विद्या अभ्यास से बढ़ती है। ईदनन का वर्धते, ईदनन समुद्रा वर्धते। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन हम लोगों ने समझ लिया है। 15 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को तैयार भी करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए भाई संस्कृत के क्वेश्चन आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोगों को कुछ जीवन परिचय बता देते हैं। ठीक है, 2-3 जीवन परिचय करा देते हैं आप लोगों का। देखो, सबसे पहले अगर आपको संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ऐसे बगल में ऐसे डब्बा बना लेना, कॉलम, और वहां आप संक्षिप्त जीवन परिचय बगल में छोटा सा लिख सकते हो। जैसे इसी में सही लिखना, जैसे नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म 1884, कहाँ हुआ था, गुना नामक ग्राम में। ऐसे आप इसी में से मृत्यु कब हुई, पिता का नाम, माता का नाम, ऐसे बगल में लिख सकते हो संक्षिप्त जीवन परिचय। वरना आप ऐसे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है वो सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगुना नामक ग्राम में हुआ था। एक सम्राष्ट्र परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रवली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी और इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई थी और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये जो है मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली, किंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। परीक्षा से पहले इनका विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में जो है नौकरी आरंभ कर दी और यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल था, मतलब अच्छा नहीं था इनके। अतः ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यक्ष के रूप में हो गए और श्याम सुंदर के अवकाश ग्रहण करने के बाद ये अध्यक्ष हो गए और हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। 1941 में इनका स्वर्गवास हो गया था। ठीक है, तो ये तो हो गया इनकी पूरी, आपका जो भी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा पूरा इनका जीवन परिचय। अब हम इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं, तो देखो अब हम इनकी रचनाएं देख लेते हैं। देखो रचनाएं इनकी जैसे चिंतामणि है भाई, इन्हीं की रचना है। रस मीमांसा है, त्रिवेणी है, विचार विधि है। ये 4 ऐसी रचनाएं हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। अगर आपने 3 से 4 रचनाएं लिख दिया बहुत है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। एक रचना का 1 नंबर, 2 रचना का 2 नंबर, बट आप 3 से 4 लिख देना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये हमारी रचनाएं हैं, चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी, विचार विधि। तो ये हमारा हो गया पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। दूसरा हमारा है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है सन 1889 में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद एक काशी के प्रतिष्ठित धन्यष्ट व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। ठीक है, माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के कारण इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवा अवस्था के पूर्व भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की भी मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा और इनका परिवार ऋण की बोझ से दब गया और इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। क्रमशः प्रसाद जी की शरीर जो है चिंताओं से जर्जर हो गया। ठीक है, और अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। और 14 नवंबर सन 1937 में केवल 48 वर्ष की उम्र में ये संसार से विदा हो गए, मतलब संसार से चले गए, यानी कि मृत्यु हो गई। तो ये हमारा हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय।
इनकी रचनाएं तो बहुत सारी हैं, आप बहुत सारी रचनाएं किया है भाई, ठीक है। कोई सा भी लिख सकते हो, रचनाएं हेडिंग डालो और कोई सा भी जो आपको पता हो लिखो भाई। चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ठीक है। और भी इनकी रचनाएं हैं भाई, जैसे इनकी और रचना ध्रुव स्वामिनी है, ठीक है। आकाशदीप है, आकाशदीप इन्हीं की रचना है। एक घूंट है, मतलब बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। और भी मैं आप लोगों को बता दूं, एक घूंट भी आप लिख सकते हो, आंसू लिख सकते हो, झरना लिख सकते हो, मतलब यार कितनी सारी रचनाएं हैं, ठीक है। तो आप 2-3 रचना लिखना बहुत है, वैसे बहुत सारी रचनाएं आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतनी रचनाएं बहुत है, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आकाशदीप एंड आंसू, झरना, ये सब इन्हीं की रचना है। तो ये हमारा हो गया जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। अब हम लोग देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। किसका? गोस्वामी तुलसीदास जी का। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कवि का है ये, ठीक है, कवि का जीवन परिचय है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी या भ्रांशपद जो है, जो संवत की बात करें तो 1589 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने राजापुर का ही समर्थन किया, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने राजापुर का ही समर्थन किया, इनका जन्म यहीं का बता रहे थे। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी जो अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था, ठीक है। अभुक्त मूल नक्षत्र यानी कि बेकार समय में, ठीक है, इनका जन्म होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनको बाबा नरिहर दास जैसे गुरु का वरद हस्त प्राप्त हो गया। सौभाग्य से इनके जो गुरु थे वो बाबा नरिहर दास थे और इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों के अध्ययन, ठीक है, अनुशीलन का अवसर मिला। और स्वामी जी के, ठीक है, साथ ही ये काशी आए थे और जहां परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि का निष्पक्ष कर दिया, यानी कि इन्हें ज्ञान दिया। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। अपनी पत्नी से फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया, मोह माया को सब कुछ त्याग दिया और अनेक तीर्थ का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे और अपनी रचना जो चित्रकूट, काशी और अयोध्या में लिखी। काशी के आसी घाट पर इनका सन 1623 ईस्वी या फिर संवत 1680 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये हो गया पूरा जीवन परिचय, और जीवन परिचय आपको गोस्वामी तुलसीदास जी का समझ में आ ही गया होगा। कोई इसमें हार्ड तो है नहीं कि आपको ना समझ में आए, ठीक है। रचनाएं इनकी आप लोग लिख सकते हो, बहुत सारी इनकी भी रचना है दोस्तों, ठीक है, बहुत सारी रचनाएं हैं। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, रचनाएं देखो, रचनाएं इनकी जैसी है भाई, श्री रामचरितमानस बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, श्री रामचरित मानस, ठीक है। श्री रामचरित मानस इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। एंड गीतावली, कवितावली है, गीतावली है, ठीक है। ऐसे इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं और भी आप लिख सकते हो। दोहावली एंड पार्वती मंगल, ठीक है, पार्वती मंगल भी लिख दो। तो ये सब इनकी रचनाएं हैं, क्या है, रचनाएं, ठीक है। तो हो गया ना गोस्वामी तुलसीदास जी का। तो सबसे पहला जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पत्र लेखन है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, और आप लोग अगर पेपर में देखोगे तो ये जरूर आएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि आएगा तो आएगा। लिखा हुआ अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसे भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। यहां आपको कौन सा पत्र लिखना है कि अपने क्षेत्र में, ठीक है, आपका जो क्षेत्र है वहां व्याप्त जो आपकी मतलब गंदगी है, बहुत ज्यादा गंदगी है तो उसको साफ कराओ, उसके लिए पत्र लिखा जाए, आपको लिखना है। और डेंगू, मलेरिया इन जैसे भयंकर बीमारी फैल रहे हैं इस बीमारी, इस गंदगी के कारण, तो कृपया आप इसका कोई ना कोई समाधान कीजिए। तो इस पर आपको पत्र लिखना है। कैसे लिखोगे मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में।
आप पत्र दो तरीके से लिख सकते हो माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, दो तीन तरीके से लिख सकते हो। सबसे पहला देखो, आप डायरेक्टली दो तरीके से देखो, पहला तो आप सेवा में लिख रहे हो, ठीक है, सेवा में देखो यहां से आप एक तो आप यहां से डायरेक्टली आप यहां से शुरू कर सकते हो, सेवा में श्रीमान, डायरेक्टली इसके नीचे, ठीक है, प्रधानाचार्य, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली इसके नीचे आप शुरू कर सकते हो जैसा आपको मैं बता रहा हूं। सेकंड आप इस तरीके से लिख सकते हो, सेवा में, फिर यहां कॉमा लगाओ, फिर कॉमा के नीचे मतलब इसके सेवा में के नीचे इधर साइड से स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। दोनों तरीका 100% सही है क्योंकि पेपर में ये सब दोनों तरीके सही है, ठीक है, 100%। तो आप किसी भी तरीके से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां विषय अपना है क्षेत्र की गंदगी से उत्पन्न समस्या पर पत्र। क्षेत्र की जो क्षेत्र है, क्षेत्र की गंदगी से उत्पन्न समस्या पर पत्र, बहुत सारी समस्याएं हो रही है इस गंदगी के कारण, तो उस पर पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है। तो पत्र में हमको कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले मेन तो ये होता है, ये चीज, ठीक है, मेन ये आपका होता है जो आपका सबसे ज्यादा मेन होता है, ठीक है। ये चीज अगर आपने सही से लिख दिया, ठीक है, ये चीज आपने 2-3 लाइन सही से ऊपर का जो है, ऊपर का आपने सही से लिख दिया, तो बीच में जो आपका बीच में होता है, बीच में आप अपने एरिया के बारे में कुछ भी भरते चले जाओ। भाई गंदगी है, सभी को पता है क्या होगा, ठीक है, कैसे होगा, तो ये सब आप अपने तरीके से भर सकते हो। जैसे मैंने अपने तरीके से लिखा है, बुक में मिलाओगे तो नहीं मिलेगा, गाइड में मिलाओगे तो नहीं मिलेगा, मैंने अपने माइंड से लिखा। देखो महोदय, आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने क्षेत्र की गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं, ठीक है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे क्षेत्र में कोई सफाई कर्मी कई दिनों से नहीं आ रहा है। मतलब कोई भी सफाई कर्मी जो साफ करने वाले लोग हैं वो कई दिनों से हमारे क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं। अब जब नहीं आ रहे हैं तो सफाई हो नहीं पा रही है, और सफाई नहीं हो रही है तो इसके कारण बहुत सारी गंदगी फैल गई है और उससे बहुत ही भयानक भयानक बीमारी होते हैं, ठीक है, जिसके कारण जगह जगह पर गंदगी का कूड़ा करकट का ढेर लग गया है, जिसके कारण जगह जगह पर मतलब हमारे क्षेत्र में जगह जगह पर गंदगी का कूड़ा करकट का ढेर लग गया है, और जिससे डेंगू मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे डेंगू मलेरिया इतने खतरनाक बीमारी बढ़ रहे हैं इन सब के कारण, ठीक है। और इस रोगों से ग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ रही, इस रोग से जो ग्रस्त लोग हैं उनकी भी लगातार संख्या बढ़ रही है, मतलब बहुत सारे लोग इस रोग से पीड़ित हो रहे हैं, ठीक है। और प्रशासन की इस उपेक्षा के कारण इन क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। अब जो इस क्षेत्र में लोग रह रहे हैं वो चिंतित हैं कि भाई इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, और इसको साफ सफाई अगर नहीं किया गया तो कुछ दिन में हमारा जो यहाँ रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। तो उनको चिंतित होना स्वाभाविक है, और अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस समस्या को गंभीरता से लें और जल्दी से जल्दी सफाई की व्यवस्था कराएं, ठीक है। और ये जो पत्र लिखा गया है उसमें ये बताया जा रहा है कि हम आपसे निवेदन करते हैं, जिन्होंने पत्र लिखा है, कि इस समस्या को गंभीरता से लें, ठीक है, ये जो समस्या है इसको गंभीरता से लें और जल्दी से जल्दी सफाई की व्यवस्था कराई जाए, जल्दी से जल्दी हमारे एरिया को, हमारे क्षेत्र को साफ कराया जाए, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ही खतरनाक बीमारी होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक भी है। धन्यवाद भवदीय राकेश शुक्ला दिनांक, ठीक है। ये है आपका पत्र लेखन। देखो बहुत ही आसान होता है, मेन है कि आप लिखते कैसे हो, आपका तरीका कैसा है, ठीक है, आप किस तरीके से लिखते हो, गलत तरीके से तो नहीं लिखते हो, आपकी राइटिंग कैसी है, गोद गाद के इधर उधर छिप छाप के तो नहीं लिख रहे हो, ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा पहला ऐसा पत्र है जो भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैं ऐसे पत्र को कहूंगा कि आप 10 बार तैयार कर लो, अगर ना तैयार हो, तैयार तो 1 ही 2 बार में हो जाना चाहिए क्योंकि इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। तो आप ध्यान से देख लो, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर विषय आप डालो, फिर आप अपने तरीके से लिखो, कोई जरूरी नहीं कि आप बुक से ही लिखो, कोई जरूरी नहीं कि आप गाइड से ही लिखो, ठीक है, ये सब कोई जरूरी नहीं है, आप अपने तरीके से लिखो, जो आपको पता है उसको लिखो, ठीक है, आपको नंबर मिलेगा। तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, और आप लोगों को तैयार कर लेना होगा तुरंत ही। देखो क्लास 10th का दूसरा जो हमारा पत्र लेखन इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, जो हमारा सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है वो कौन सा है, ये पत्र लेखन जरूर आएगा क्योंकि आपका जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र, प्रार्थना पत्र लिखिए। शुल्क मुक्ति के लिए मतलब शुल्क को माफ करने के लिए, ठीक है,
तो शुल्क मुक्ति के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखो। जो आपने एप्लीकेशन लिखते हो, ठीक है, अपने स्कूल के लिए आपने एप्लीकेशन लिखा होगा इंग्लिश में, सेम वही चीज है हमारा पत्र लेखन, ठीक है। लेटर और पत्र एक ही होता है ना। तो अब देखो, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था जो कि आप लोगों को याद होगा कि नहीं याद होगा। देखो, मैंने बताया था कि सेवा में कि डायरेक्टली आप नीचे भी ऐसे लिख सकते हो या फिर आप यहां कॉमा लगा के यहां से शुरुआत कर सकते हो। इन दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी शुरू करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको ये वाला देखो, ठीक है, मैं आपको बता दूं, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं लेना है, ठीक है, ध्यान रखना। आपको अगर 1% कंफ्यूजन हो कि सर कैसे करेंगे, 1% मैं कह रहा हूं, या फिर 0.02% भी हो, तो आप ये कंफ्यूजन मत रखना, आप कैसो भी लिख सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। आप बुक में देखोगे ऐसे भी लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है दूसरे तरीके से आपकी क्लास तंत्र में, बट मैं आपको बता दूं कुछ भी तरीके से आप लिख सकते हो। देखो, सबसे पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, देखो ये प्रधानाचार्य को पत्र लिखा गया है और ये स्वास्थ्य अधिकारी को लिखा गया है, तो ये ध्यान रखना कि एक ही चीज मत लिख देना। जहां स्वास्थ्य अधिकारी है वहां स्वास्थ्य अधिकारी, जहां प्रधानाचार्य है वहां प्रधानाचार्य, जहां चाचा जी के लिए लिख रहे हो तो वो सब चेंज कर देना थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, और स्कूल का नाम है जवाहर पब्लिक स्कूल। क्या नाम है? जवाहर पब्लिक स्कूल, जनकपुरी दिल्ली 18, ठीक है, मतलब जनकपुरी दिल्ली 18। तो ये हमारा है पता वता सब कुछ थोड़ा सा ऊपर। विषय देखो, शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, शुल्क मुक्ति के लिए हमें लिखना है प्रार्थना पत्र, ठीक है। तो इतना चीजें तो मेन होती हैं कि भाई सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जवाहर पब्लिक स्कूल जनकपुरी दिल्ली 18, और विषय हमारा, ये चीज आप ब्लैक से लिखना विषय को, ताकि हाईलाइट रहे और एग्जामिनर जब देखे तो उसको पता चले कि हाँ बहुत अच्छा छात्र है और बहुत अच्छा काम भी किया है, ठीक है। तो इस चीज को ब्लैक से लिखना। शुल्क मुक्ति है तो हम लोग प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें लिखना है मान्यवर महोदय, शबनीय निवेदन है, सबनीय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं, मतलब मैं आपकी जो स्कूल है, विद्यालय है, उसका कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं। मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण करते हैं। मेरा एक छोटा सा व्यवसाय है जो मेरे पापा जी करते हैं, और उस छोटे से व्यवसाय से घर का पालन पोषण करना ही बहुत ही ज्यादा कठिनाई की बात है। साथ में पढ़ाना लिखाना, इतना सारी चीजों को करना बहुत कठिन है, ठीक है। तो मेरे पिताजी अपने छोटे व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण करते हैं, और घर में प्राय आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। घर में जो है प्राय, मतलब जानती हूँ घर में बहुत सारी चीजें कम होती हैं, तो कम पड़ती रहती हैं, तो घर में प्राय आवश्यक वस्तुओं का अभाव भी रहता है। मेरे 3 भाई बहन हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब साथ में मेरे 3 भाई बहन भी हैं जो दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चे का पिताजी के सिरों पर सदा रहता है। अब उनकी पढ़ाई लिखाई, बुक चाहिए, बैग चाहिए, कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, फीस चाहिए, प्रैक्टिकल फीस चाहिए, तो ऐसे सारी चीजों का जो भार है वो मेरे पिताजी के ऊपर रहता है भाई। पढ़ाई लिखाई का, ऊपर से घर का पूरा भार, ठीक है। तो ये सब बहुत ही ज्यादा हार्ड पड़ रहा है, ठीक है। मैं कक्षा 10 का परिश्रमी छात्र हूं और कक्षा 10 में सदा प्रथम स्थान प्राप्त करता हूं। कक्षा 10 में जो है सदा प्रथम स्थान प्राप्त करता हूं। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान करें। अच्छा, हमें आपसे ये निवेदन है कि जो विद्यालय की शुल्क है, मतलब जो विद्यालय की फीस है, उससे हमें पूर्ण शुल्क मतलब मुक्त कर दीजिए। आपका आज्ञाकारी शिष्य पवन शर्मा। दिनांक यहां भी डाल सकते हो, यहां भी डाल सकते हो। देखो मैं आपको बता दूं, एक चीज लिखने का एक ही तरीका नहीं होता, कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। तो ये हमारे हैं दूसरा पत्र लेखन। अब मैं आपको बताया था कि मैं आपको 3 पत्र लेखन बताऊंगा ना। तीसरा मैंने बताया था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं आपको बता दूं। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो बच्चों, ये हमारा कौन सा, ये आ जाओ। तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। भाई बिजली समस्या पर आपको पत्र लिखना है, आपको बिजली समस्या हो रही है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लिखो सेवा में बिजली विभाग मेरठ, विषय बिजली की अनियमित आपूर्ति, मतलब बिजली जो है वो समय समय पर नहीं आ रही है, बिजली की अनियमितता है, बिजली की अनियमित आपूर्ति है, ठीक है। तो बिजली विभाग को आपको एक पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रार्थना पत्र है। तो ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को समझना, जितना अच्छे से हो सके, जितना दिल लगा के हो सके उतना समझो। पेपर नजदीक है, दिल लग जाएगा तो फिर मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है बिजली की अनियमित आपूर्ति पर। देखो मान्यवर,
ठीक है, महोदय कुछ भी लिख दो। तो हम गांधीनगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। हम जो है गांधीनगर कॉलोनी के निवासी हैं और आपका ध्यान जो है अपनी जो बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। और पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली सर्वाधिक आवश्यक ग्रीष्म काल में ही होती है। तो पानी हमें चाहिए या अन्य कार्य के लिए बिजली जो है सर्वाधिक आवश्यकता, मतलब सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में ही होती है। और बिजली जो है जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। बिजली जो है वो जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। कोई भी लोकप्रिय सरकार जो है इसकी अपेक्षा नहीं करती। कोई भी लोकप्रिय सरकार जो है वो इसकी अपेक्षा नहीं करती, मतलब इस काम पर जोर नहीं दे रही है। हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय निर्धारित नहीं है। हमारी कॉलोनी जो है उसमें जो बिजली आने का और बिजली जाने का कोई समय निर्धारित नहीं है। तो अतः एक सप्ताह में बिजली आपूर्ति का समस्या दूर करें। अतः आप एक काम करें कि एक सप्ताह में 1 वीक में ये जो बिजली की समस्या है इसको प्लीज सही कर दीजिए और ये जो बिजली की समस्या है वो बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि इससे हम लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। इस स्थिति में मैं आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और कृपया बिजली समय को निर्धारित किया जा सकता है शीघ्र कार्यवाही की आशा में। हम आपकी गांधीनगर निवासी दिनांक, यहाँ आप अपना नाम भी लिख सकते हो भाई। मेरे पास तो ब्लू पेन है नहीं, तो यहाँ मैं अपना नाम लाइके श्रवण गोस्वामी लिख सकता हूँ। आप लोग अपना नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको 3 ऐसे भाई पत्र बताया है। फर्स्ट वाला पत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थर्ड वाला और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 3 अगर ये पत्र तैयार कर लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पेपर में पत्र में 100 में 100 फाड़ कराओगे, धुआं कर दोगे, छोड़ कर नहीं आओगे दोस्त। पत्र लेखन से अब कोई भी आपको डर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका पत्र लेखन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। एक मैं आप लोगों को निबंध बता देता हूं जो कि मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, विज्ञान वरदान है अभिशाप, आतंकवाद, ये सब बहुत बार पढ़ा दिया। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है छात्र और अनुशासन पर निबंध, ठीक है। छात्र और अनुशासन का महत्व। देखो सबसे पहले प्रस्तावना समझो। विद्यार्थी देश के भविष्य हैं और देश के प्रत्येक प्रकार का विकास विद्यार्थी पर ही निर्भर करता है। विद्यार्थी जाति समाज और देश का निर्माता होता है। विद्यार्थी अनुशासन जीवन का प्रमुख अंग है और विद्यार्थी जीवन की आधारशिला है। विद्यार्थी को अनुशासित होना चाहिए, इससे शिक्षा जगत ही नहीं बल्कि सारा समाज प्रभावित होता है। अगर विद्यार्थी अच्छा है, विद्यार्थी अनुशासित है, अच्छे से कार्यों को करता है, तो इससे केवल शिक्षा जगत ही नहीं बल्कि सारा समाज ही प्रभावित होगा। विद्यार्थी और विद्या, देखो विद्यार्थी का अर्थ है विद्या का अर्थी, ठीक है, विद्या का अर्थी, और अर्थात विद्या प्राप्त करने की कामना करने वाला। विद्या लौकिक या सांसारिक जीवन की सफलता का मूल आधार है जो गुरु की कृपा से प्राप्त होता है, ठीक है। फिर अनुशासन का महत्व, तो अनुशासन का अर्थ है बड़ों की आज्ञा मानना। अनुशासन का अर्थ वह मर्यादा है जिसका पालन ही विद्या प्राप्त करने और उसका उपयोग करने के लिए अनिवार्य होता है, ठीक है। सभी विद्यार्थी को अनुशासित होना चाहिए तथा गुरु और बड़ों की बात माननी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अभी और भी है इसमें हेडिंग्स। देखो यहाँ आ जाओ भाई, अनुशासनहीनता का कारण। भाई एक बच्चा जब अनुशासनहीनता हो जाता है, मतलब अनुशासन नहीं करता है, कोई भी विद्यार्थी हो, तो वस्तुतः विद्यार्थी में अनुशासनहीनता एक दिन में पैदा नहीं हुई है। इनके अनेक कारण है। पहला पारिवारिक कारण, बालक की पहली पाठशाला उनका परिवार है। माता पिता के आचरण का बालक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो माता पिता का जो आचरण होगा, जैसे व्यवहार करेंगे, जैसे बोलेंगे, उसका बच्चे पर बहुत बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। सामाजिक कारण, तो विद्यार्थी जब समाज में भ्रष्टाचार, घूसखोरी एंड चोरी, भाई भतीजावाद आदि देखता है तो वह विद्रोह कर उठता है और अध्ययन की अपेक्षा करने लगता है और उसी की अपेक्षा करने लगता है, ठीक है। राजनीति कारण, तो छात्र अनुशासनहीनता का एक बड़ा कारण दूसरे राजनीति है। आज राजनीति जीवन के हर क्षेत्र में हो गया है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बेकार है राजनीति। और जो निवारण के उपाय, तो छात्र अनुशासनहीनता का उपयुक्त कारण, जो ये सब कारण हैं, इसके कारण को दूर करके ही हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये सब कारण जो है अगर हम इसको दूर करेंगे तभी हम समस्या का समाधान कर पाएंगे। सर्वप्रथम वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को सही किया जाए। सर्वप्रथम सबसे पहले आप जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है उसको सही करो ताकि विद्यार्थी जीवन में सुधार कर सकते हैं, ताकि जो विद्यार्थी जीवन है उसमें हम लोग सुधार कर सकें, ठीक है। लास्ट में आप लोगों को एक हेडिंग लिखना है भाई, उपसंहार, ठीक है। तो देखो
छात्र के समस्त असंतोष का जनक अन्याय है और इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अन्याय को मिटाकर ही देश में सच्ची सुख शांति लाई जा सकती है। और छात्र अनुशासनहीनता का मूल भ्रष्ट राजनीति, समाज, परिवार और दूषित शिक्षा प्रणाली में सुधार लाकर ही हम विद्यार्थी में व्याप्त अनुशासनहीनता का समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है और आई होप कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा ये वीडियो, क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक को डिस्कस किया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार जरूर बताना। अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।